दोस्तों नमस्कार। क्या वाकई दुनिया के किसी देश की ऐसी अर्थव्यवस्था हो सकती है? क्योंकि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अगर आपके पास रोजगार है तो आने वाले वक्त में उस रोजगार की भी कोई गारंटी नहीं है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें रोजगार का मतलब सामाजिक सुरक्षा होता ही नहीं है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें खरीदार यानी उपभोक्ता की जेब भी धीरे धीरे खाली होती चली जाएगी। और यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उद्योगों की चिमनियों से धुआं निकलता तो दूर, उद्योग जो उत्पादन करते हैं उसका भी बिकना उपभोक्ताओं के सामने मुश्किल होता चला जाएगा। यह कमाल की अर्थव्यवस्था है। इसमें इतने छेद हैं कि इस छेद को भरते वक्त आपके जहन में बार बार हर राज्यों के चुनाव गूंजेंगे और उस चुनाव के गूंजते वक्त और वहां पर जो प्रचार का शोर होगा उसमें सत्ता हर वक्त इस बात का जिक्र करेगी कि कितने लाख करोड़ की परियोजनाओं का वह ऐलान करती है। अगर आप उसे भी गिनना शुरू कर देंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था इसकी इजाजत देती नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में पैसा हर राज्य में लुटाने की परिस्थिति में या फिर विकास को लेकर सरकार का ऐलान हो कैसे जाता है। मसलन आज ही उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान हो गया। मसलन कल ही यानी बीता हुआ कल उसमें 18,000 योजनाओं का ऐलान उत्तराखंड को लेकर हो गया देवभूमि के नाम पर। और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक एक करके इस देश के 18 राज्यों की परिस्थितियों को अगर आप पलटना शुरू करेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। उसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, बिहार है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा, तमाम राज्य जहां जहां चुनाव होते चले गए या फिर जहां प्रधानमंत्री को लगा कि यहां पर ऐलान किया जा सकता है, अगर आप उसे जोड़ते चले जाएंगे तो यह ऐलान 4 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रधानमंत्री कर चुके हैं। ये ऐलान कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, कौन पूरा करेगा, किस योजना से विकास का दर्जा उस राज्य में और तेजी से बढ़ेगा, कोई नहीं जानता है। क्योंकि हर बार हर तरीके से हर रैली और हर चुनावी परिस्थितियों के बीच ऐसे ऐलान होते चले जाते हैं। लेकिन हमने शुरू में ही आपसे कहा बहुत छेद है इसमें। इन छेदों की परिस्थितियां यह है कि केंद्र सरकार के अपने दफ्तरों में 8,72,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं जो कि सैंक्शन पद हैं। यानी कुल 40 लाख पदों में से 31 लाख पद ही सरकार भर पाई है और उसके बाद वो पद को भर देगी अगर तो उसमें उसे वेतन देना पड़ेगा। और सरकार के बजट में सबसे बड़ी जगह इस दौर में और कुछ नहीं वेतन ही है। वेतन है, पेंशन है, सुविधाएं हैं, सरकारी कर्मचारियों को जो भी राहत दी जाती है महंगाई भत्ता के नाम पर वो सब कुछ है। लेकिन यह अपने तरीके की अकेली अर्थव्यवस्था दुनिया की है जिसमें रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, महंगाई को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था आपको कहां मिलेगी? और जब आप जीडीपी का जिक्र करते हैं तो उन जीडीपी के दस्तावेजों को कभी ध्यान से परखिए। तिमाही को ही परखना शुरू कीजिए और बीते 2 बरस की तिमाही को जब आप परखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में हो सकता है अप्रैल जून 2020 जब -24.4 जीडीपी इस देश की थी, उसकी अगली तिमाही में -7.3 जुलाई से सितंबर 2020 यानी ठीक 1 साल पहले। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच में यह 0.4% थी। इस साल की शुरुआत हुई और जनवरी से मार्च तक की जीडीपी 1.6% रही। उसके बाद अप्रैल से जून तक यह लगभग 20% रही, 20.1%। और इस बार जो जीडीपी आई उसने बताया 8.4%। यानी इस रेशियो को समझिए तो कुल मिला के बीते 2 बरस में जो जीडीपी का ग्रोथ है वह 0.2% है। दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री भारत की बाजार अर्थव्यवस्था को समझते हैं, भारत के उस कंज्यूमर क्लास को समझते हैं जिसके पास खूब पैसा है और भारत में जितनी बड़ी तादाद में असमानता है इसे भी समझते हैं। और भारत की अपनी स्ट्रेंथ जो पैसा चंद हाथों में सिमटा हुआ है, जो 1% लोगों के पास इस देश का 73% संसाधन है, उनकी ताकत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे गूंजती है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट जब भारत के भीतर आता है तो यह 1% भी इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में होता है कि उसे भी लपकने के लिए दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां भारत की तरफ ताकती रहती है और सरकार से कहती आप हमको रियायत देते चले जाइए, हम अपने माल को आपके बाजार में डंप करते चले जाएंगे और यहां का कंज्यूमर पैसा खर्च करते चला जाएगा। एक तबका है
लेकिन जब हम भारत का जिक्र करते हैं तो प्रधानमंत्री की तर्ज पे हमें कहना होगा 138 करोड़ का भारत, जिस पे दुनिया फक्र करती है, क्योंकि आने वाले वक्त में यही वो देश है जो अभी रॉ है, और आने वाले वक्त में जब ये अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी के साथ जुड़ जाएगा तमाम रिफॉर्म के बाद, तो फिर भारत की तुलना किसी भी विकसित देश से की जा सकती है। यह अलग मसला है कि इस दौर में विकासशील से नीचे हम गरीब देशों की कतार में आकर खड़े हो गए हैं। भारत की इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा छेद यही है कि हम इस देश की अर्थव्यवस्था को, सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में कौड़ियों के मोल सौंप कर रईस बनना चाहते हैं, और वह कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज जो भारत के सार्वजनिक उपक्रमों को खरीदती है, उसके नेटवर्थ में एक झटके में इजाफा हो जाता है। वह एक माल भारत सरकार से खरीदती है और उस माल का 50% या 40% वह स्टेक किसी विदेशी कंपनी को बेच देती है। उसके बाद उसकी नेटवर्थ में और इजाफा हो जाता है और दुनिया के मानचित्र पर भारत के रईसों की तादाद बढ़ती चली जाती है। यह भारत की अर्थव्यवस्था का चकाचौंध है। इस चकाचौंध के भीतर का सच यही है कि इस देश की जनता के पैसे से जो भी बीते 70 बरस में एक एक करके खड़ा किया गया, वो सारी चीजें अपने तौर पर सरकार को डिविडेंड देती रही, प्रॉफिट देती रही, लेकिन सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि इस डिविडेंड के साथ इन्हीं कंपनियों को आगे बढ़ाया जाए। अक्सर उसने यही कहा, जहां से पैसा मिला उस पैसे का उपभोग और उपयोग अपनी राजनीति के लिए ही किया, और राजनीति के मातहत अपनी उन योजनाओं के लिए किया जिन योजनाओं का लाभ सीधे सीधे उनके अपने वोट बैंक को मिल सके। तो भारत की अर्थव्यवस्था का एनालिसिस कोई भी कैसे करेगा? क्या इस बात को लेकर करेगा कि जीडीपी के आंकड़े क्या कहते हैं? क्या इस बात को लेकर करेगा कि इस देश में सर्विस सेक्टर से इतनी बड़ी तादाद में जब जीडीपी की हिस्सेदारी और वो नेगेटिव में चला जाएगा तो इस देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए एग्रीकल्चर की तरफ देखें या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ देखें? इस देश का सच यही है कि इस देश में हर वह सेक्टर पनपता है और आगे बढ़ता है जहां पर सबसे ज्यादा करप्शन हो। अगला सवाल यह भी आता है, सार्वजनिक उपक्रमों पर इस देश के टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? जो सामान्य तौर पर निजीकरण के हक में कहते हैं, वह इस सवाल को जरूर उठाते हैं। कहते हैं हम अपना पैसा इन सार्वजनिक उपक्रमों में क्यों दे, इससे बेहतर तो प्राइवेट सेक्टर है। और प्राइवेट सेक्टर की परिस्थितियों के नेटवर्क को देखकर वह खुश हो जाते हैं, लेकिन इस देश की उस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से वह रूबरू नहीं होते हैं जिस सामाजिक परिस्थितियों में उनका जो योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। और शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत के भीतर में मौजूदा सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट हो, चाहे वह प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे सीधे तौर पर बेचने की प्रक्रिया हो। इन तीन प्रक्रियाओं के समावेश का मतलब यही है कि हम बेचना जानते हैं, हम बेच सकते हैं, उस बेचने के बाद हमारी ही कमाई होगी, और हम तो इसी देश के हैं और इस देश ने तो हम ही को चुना है। यही वो साइकिल है जिस साइकिल को हर विकास की परिभाषा गढ़ते वक्त गोल गोल घुमाया जाता है। लेकिन क्या यही भारत की इकोनॉमी है? और क्या वाकई जो 5 ट्रिलियन का सपना देखा गया, जिस जीडीपी ग्रोथ का जिक्र बार बार आईएमएफ कभी करता है, कभी वर्ल्ड बैंक करता है, भारत के बैंक्स करते हैं, भारत के वह संस्थान करते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में अपना लाभ खोज रहे होते हैं कि उनके पास चीजें शिफ्ट हो जाए, वो लगातार एनालिसिस करते चले जाते हैं। और जीडीपी ग्रोथ में लोगों की कितनी भागीदारी है या नहीं है, इसका कोई परीक्षण नहीं किया जाता, और शायद इसीलिए इस अर्थव्यवस्था में ना रोजगार की व्यवस्था है, ना ही महंगाई रोकने की सोच है, क्योंकि ये दोनों चीजें लोगों के सरोकार से जुड़ी हुई हैं। अगर आप राज्यवार भी स्थितियों को पलटना शुरू करेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। इस देश में तमाम राज्यों के भीतर जो रिक्त पद हैं, जो सैंक्शन पद हैं, वह तकरीबन 88 लाख है। 88 लाख पद इस देश के राज्यों में सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। वो शिक्षक के हो सकते हैं, वह पुलिस के हो सकते हैं, वह यूनिवर्सिटीज के हो सकते हैं, वह अलग अलग मंत्रालयों के हो सकते हैं, वह रेलवे के भी हो सकते हैं, जहां पर बीते 2 साल से लगातार इंतजार किया जा रहा है कि हमें किसी तरीके से नौकरी तो मिल जाए। परीक्षा हो गई, नहीं रिजल्ट आया। ये सारी चीजें जिस रूप में चलती है वो हैरान करने वाली है। कुछ सरकार के डॉक्यूमेंट्स इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हमें जानकारी मिली कि मसलन आप छोटी सी चीज लीजिए, उत्तर प्रदेश के भीतर में एक यूपी दरोगा फॉर्म भर्ती
की प्रक्रिया निकली। अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। 2016 में बच्चों ने फॉर्म भर दिया, बच्चों ने फॉर्म भरा, 2017 में एग्जाम हो गया। 2017 में सत्ता बदल गई, अखिलेश यादव हट गए, योगी आदित्यनाथ आ गए। 2018 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन एग्जाम के रिजल्ट के हिसाब से फिजिकल करवाया। 2019 में उसका भी रिजल्ट आ गया। 2020 में ट्रेनिंग की गई, ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। 2021 बीतने को आ गया और योगी सरकार की परीक्षा का वक्त आ गया। जनता को फिर वोट डालने हैं, लेकिन नियुक्ति आज तक नहीं हुई। पद सिर्फ 2486 थे, 2486 यही पद थे। अब इनके परिप्रेक्ष्य में जब आप इस बात का जिक्र करते हैं कि जो शिक्षकों की भर्ती का मसला था, जिसमें तकरीबन 97,000 शिक्षक भर्ती होने थे, 21 लाख आवेदक थे, 21 लाख बच्चों ने वहां अप्लाई किया था, तो ऐसी बहुत सारी चीज उसके बाद हमारी फहरिस्त में आती है जिसमें हर तरफ लोग नौकरी मांगने की परिस्थितियों में हैं। कोई परीक्षा दे चुका है, किसी का रिजल्ट आ गया है, कोई फॉर्म भर चुका है, और यह जब मांग करने उतरते हैं तो पुलिस डंडे बरसा देती है। राज्य की सरकार कितनी असंवेदनशील हो सकती है, या राजनीति कितनी असंवेदनशील हो सकती है, इस इकोनॉमी का मूल मंत्र यही है। अगर आप क्रूरता के साथ अपने ही नागरिकों से और अपने ही वोटरों के साथ भी पेश आने लगेंगे तो फिर आप शानदार शासक हैं, और आपको वह तमाम फोर्सेस मदद करेंगी जो आपकी क्रूरता पर अपने लाभ को देखती है, अपनी पॉलिसीज को देखनी है, अपनी परिस्थितियों को देखती है। क्योंकि देश भर के भीतर में अगर आप इन सारी चीजों को जोड़ दें तो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग पद बन जाते हैं। 88 लाख राज्यों की जानकारी, ऑफिशियल जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और 8,72,000 केंद्र सरकार की जानकारी। इसके अलावे भी कई पद इस दौर में रिक्त पड़े होंगे जो खाली हुए हैं, क्योंकि सरकार के पास पेंशन, भत्ता, वेतन देने के बाद पैसा बचता ही नहीं है। और जिन जगहों पर ये नौकरी करते हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी है, उनकी जो इमारतें होती हैं उसके रखरखाव पर भी तो पैसा खर्चा होता है, वहां पर जो कंप्यूटर है उस पर भी तो खर्चा होता है। ये सारे खर्चे मिलाने के बाद आप यह भी जानकर हैरत में आ जाएंगे, जो सरकार का अपना कुल बजट होता है उसका लगभग 60 से 70% इसी में खप जाता है। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था है, ये कौन सी इकोनॉमी है? और अगर यह इकोनॉमी है जिसमें इस देश के भीतर में इससे पहले के तमाम सत्ता सरकारों ने जो भी इस देश में क्रिएट किया और जो इस विजन के साथ क्रिएट किया, उसको विजन आप मानिए या ना मानिए, लेकिन कुछ तो क्रिएट इस देश में हुआ होगा, यूनिवर्सिटीज बनी होगी, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज को ढकेल रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। इस देश के भीतर जितने भी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम है उनको बनाकर इस देश के भीतर में एक सिस्टम डेवलप तो किया गया, इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो किया गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हो रहा था, तभी भारत मैक्सिमम एक्सपोर्ट करने की दिशा में हर क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन एक के बाद एक इस मौजूदा अर्थव्यवस्था ने जो कंगाल होने की परिस्थितियों से अर्थव्यवस्था और लोगों को जोड़ दिया, उसमें किसी भी सेक्टर का जिक्र आप कर सकते हैं। किसी के भी जहन में तुरंत टेक्सटाइल सेक्टर आता है। हम कह रहे हैं टेक्सटाइल ही नहीं, इस देश में डायमंड सेक्टर को भी देख लीजिए, इस देश में सोने का उद्योग भी देख लीजिए, सर्राफा बाजार भी देख लीजिए। इस देश के भीतर में जो एक्सपोर्ट करते हैं सामान अलग अलग तरीके से, हो सकता है आपके जहन में अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट की बात आ रही हो तो उसको सिर्फ छोड़ दीजिए, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा मुनाफा इस वक्त एक्सपोर्ट करके वह लोग कमा रहे हैं जो कि सीधे सीधे कृषि उपज को एक्सपोर्ट करने की परिस्थितियों में आते हैं। बाकी किसी भी क्षेत्र के भीतर में ऐसी कौन सी स्थिति और कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें इस देश के भीतर में लगातार अर्थव्यवस्था में इतने मोटे और बड़े बड़े सुराख नजर आते हैं, जिसमें इस देश के साथ उसके सरोकार हो ही नहीं पाते हैं। और सत्ता और शासक कैसे क्रूर हो जाती है जब वो किसी बेरोजगार को डंडे से बरसा के भगाते हुए दिखाई देती है, उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं क्या? इतना ही नहीं, जिस तरीके से जंतर मंतर हो या लखनऊ का ग्राउंड हो या फिर पटना की परिस्थिति हो या फिर मध्य प्रदेश की स्थिति हो, राजस्थान की स्थिति हो, छत्तीसगढ़ की स्थिति हो, तमाम राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को भी अगर आप परख रहे हैं और बांटना चाहते हैं तो बांटिए मत। इस अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र यही है कि लोगों से सरोकार मत रखो। डाटा और पैसा बनाने की परिस्थिति सरकार और सत्ता के साथ हमेशा जुड़ी रहनी चाहिए, यानी उस पाइपलाइन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो क्या हम एक ऐसी इकोनॉमी को लगातार ना सिर्फ ढो रहे हैं बल्कि उसी इकोनॉमी को डेवलपमेंट
के साथ जोड़ चुके हैं और विकास का मूल मंत्र उसी इकोनॉमी के साथ जोड़ सके हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहीं कमीशन के आधार पर, कहीं करप्शन के आधार पर, कहीं डेवलपमेंट के नाम पर, कहीं गरीबों और रईसों के बीच असमानता और ज्यादा बढ़ाने के नाम पर। ऐसी परिस्थितियों की इकोनॉमी इस देश में लोगों के साथ अगर जुड़ ही नहीं पा रही है तो वो इस देश की इकोनॉमी कैसे हुई? और यहीं से वो आखिरी सवाल शुरू होता है जो बेचैन करने वाला है कि क्या मौजूदा वक्त की अर्थव्यवस्था पॉलिटिकल इकोनॉमी में तब्दील हो गई है? और पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब कहीं से भी किसी कंट्री की इकोनॉमी नहीं होती है, बल्कि पॉलिटिकल पावर की इकोनॉमी होती है। वह इकोनॉमी जो उस पॉलिटिकल पार्टी को जो पावर में है उसको और ज्यादा पावर प्रदान करने की दिशा में लगातार चीजें बढ़ाए और उन मार्केट के उन प्लेयर्स को लगातार मजबूत करते चले जिनका योगदान इस मार्केट इकोनॉमी को मजबूत बनाने में और मुनाफा कमाने से जुड़ा हुआ है। और उसकी एवज में यह सत्ता और सरकार को रियायत, राहत और सत्ता बने रहने की वह तमाम वेलफेयर योजनाओं में जो बांटा जाता है पैसा इलेक्शन के दौर में या इलेक्शन से हटकर जो ऐलान किया जाता है। हम आपसे जो जानकारी दे रहे थे कि आज प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ का जो ऐलान कर दिया योजनाओं का उत्तर प्रदेश में, कल 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया था। इसी तरीके से लगभग 400 विकास परियोजनाओं का ऐलान इसी इलेक्शन दौर में होता है जो 2019 के बाद हुआ है। 2019 के बाद तो हर किसी ने कोविड देखा, लॉकडाउन देखा, लेकिन विकास की योजनाओं में कोई रुकावट नहीं आई। ऐलान होते रहे क्योंकि चुनाव में कोई रुकावट नहीं आई। और यही परिस्थितियां भारत के भीतर में लोगों को, और इसमें जो नेक्सस काम करता है, ये नेक्सस बहुत साफ है। एक तरफ कॉरपोरेट है, बीच में पॉलिटिकल पार्टी है और तीसरी तरफ मीडिया है। इन तीनों का नेक्सस जब एक साथ मिलता है तो ये इतना डेंजरस है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सच है क्या, आप जान ही नहीं पाएंगे डेवलपमेंट है क्या। आप इससे भी बेरुखी हो जाएगी कि आपको क्या वाकई चकाचौंध नाम की कोई चीज भी होती है क्या? यकीनन नहीं होती है। वह चकाचौंध दिखाया जाता है, बताया जाता है, उछाला जाता है, रैलियों में जिक्र किया जाता है और चीजें गायब होती चली जाती हैं। जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि भारत अगर गरीब हो चला है और गरीब लोग और गरीब, रईस कुछ और रईस हो चले हैं, असमानता की लूट ने इस देश की परिभाषा, लूट की परिभाषा को बदल दिया, करप्शन को बदल दिया, और गरीब जब सड़क पर उतरेगा नहीं, क्योंकि बेरोजगार भी एकजुट नहीं हो पाता है, गरीब भी एकजुट नहीं हो पाता है, आंदोलन इस देश में खत्म हो गए क्योंकि कॉरपोरेट एकजुट हो गया, क्योंकि सत्ता की अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी एकजुट हो गई और इकोनॉमी की परिभाषा को ही एक झटके में बदल दिया गया। और वह इकोनॉमी की परिभाषा ठीक उसी तरीके से बदली जैसे सत्ता का दायरा बदला है। सत्ता के दायरे में इससे पहले कमोवेश चेक एंड बैलेंस की परिस्थितियां कॉन्स्टिट्यूशनली लगातार रहती थी, वह चीजें भी इस दौर में खत्म हो गई है। उसका एक उदाहरण इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर के टॉप 12 कॉरपोरेट्स ने तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपया लोन लिया बैंकों से। जो बैंकों से को पास जो पैसा गया और जो वसूली की गई उसकी संख्या सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए थी, 1 करोड़ 62 लाख रुपए, और लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए उन्हीं 12 कॉरपोरेट के हाथ में ही रह गया। और उन सभी 12 कॉरपोरेट के मालिकान, सीईओ या जो भी प्रोपराइटर सभी चार्टर्ड से घूमते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है इस देश के भीतर में कौन सी सर चल रही है चीजें या नहीं चल रही है। आखिरी बात, जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, तो 2016 से लेकर 2021 तक कितनी नौकरियां सरकार ने दे दी यह भी जानना जरूरी है। यूपीएससी ने 25,267 नौकरियां दी, एसएससी ने 2,14,601 नौकरियां दी, आरआरबी ने 2,04,945 नौकरियां दी। यानी कुल मिला के 2016 से 2021 के बीच इस देश में केंद्र सरकार ने, जिसने अलग अलग जगह से उछल उछल कर वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्योंकि इस देश में 2 करोड़ लोग हर बरस नौकरी के लिए मैदान में आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन 2016 से 2021 के बीच में सिर्फ 4,44,813 नौकरियां ही केंद्र सरकार ने दी। और राज्य सरकारों में अगर सारी सरकारों को आप जोड़ लीजिएगा तो वह इनकी तुलना में वाकई बहुत ज्यादा है। केंद्र सरकार ने सिर्फ 4,44,000 नौकरियां दी, लेकिन राज्य सरकारों ने इस दौर में तकरीबन 9 लाख नौकरियां दे दी। दोनों को मिला दीजिएगा तो 15 लाख भी आप छू नहीं पा रहे हैं।
तो जरा कल्पना कीजिए, हर बरस 2 करोड़ लोग नौकरी के लिए मैदान में आके खड़े हो जाते हैं, तो 2016 से आज की स्थिति में इस देश में कितनी बड़ी तादाद होगी, और इतनी बड़ी तादाद के साथ हर पद के लिए कितनी ज्यादा लोग परीक्षा केंद्र पहुंचते होंगे, और वो परीक्षा केंद्र भी नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि इस दौर में तो कोई नौकरी के लिए परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, उसका भी एक बिजनेस चलता है। इस देश के भीतर का संकट यही है, हर गलत सही काम इस देश में धंधे से जुड़ा हुआ है, और मौजूदा वक्त में राजनीति सबसे बड़ा धंधा हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।